नमस्कार। आज बातचीत करेंगे। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, एंड दिस इज नॉट जस्ट पर्टेनिंग टू investment oriented property or a project or anything. This is a generic discussion which will cover aspects which are not usually otherwise spoken about when people are buying a property. Or I'll just be using a presentation for basic direction. So start karte hain. Broad 5 points which one needs to understand when making a purchase, oblique investment, oblique any other transaction in real estate. Could be commercial, could be residential, etc. सबसे पहली बात, ये तो 0 पॉइंट है, मतलब इसमें तो कोई बातचीत की जरूरत ही नहीं है। आई एम अज्यूमिंग आज इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे कि ये उसके बाद का डिस्कशन है। आपने अपनी तरफ से अप्रूवल्स, रेरा, अप्रूव फॉर बैंक फंडिंग एक्सेट्रा, वो जो फैक्टर्स हैं वो ऑलरेडी वेरीफाई कर लिए हैं। इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, इन फैक्टर्स को वेरीफाई करने के बाद, वंस यू आर quite sure and okay with the fact that your search list or the type of properties you are looking for is already okay with in these aspects, फिर वो कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। So first point is the hidden cost. Most of the times I have realized when buyers are talking about buying property, when they want to make a purchase, they have a budget in mind, but they have not thought through the basic cost. They have not actually gone into the details of the cost. वो सिर्फ एक ब्रॉड सा आइडिया लेते हैं, मुझे 1 करोड़ रुपया खर्च करना है, एंड देर आर लॉट ऑफ अटेंडेंट कॉस्ट। उसके साथ की बहुत सारी कॉस्ट होती हैं जो आपको प्रॉपर्टी खरीदते हुए करनी पड़ती हैं, जिनको कि आपको अपने ध्यान में रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एंड आई विल कवर इट इन वन, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, देन प्रॉपर्टी रिलेटेड कॉस्ट आप एक बार ले लेते हैं, उसके बाद में मूविंग इन कॉस्ट एंड ऑनगोइंग कॉस्ट। सो जो आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, डिपेंडिंग ऑन द लाइसेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, you are liable to pay a GST of anything from 1 to 5%. 1% is for अफोर्डेबल हाउसिंग, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीएसटी नॉर्म्स के हिसाब से अफोर्डेबल है। 5% इज ऑन एनी अदर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। सो अगर आप 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 5% आपका जीएसटी की तरफ जाता है, अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। देयर इज द स्टैम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी इज द मनी यू विल बी लायबल टू पे व्हेन द प्रॉपर्टी इज conveyed to you from the seller. That seller can be an individual, the seller can be a builder, the seller can be a group of individuals. But जब भी ये ट्रांसफर होगा प्रॉपर्टी का और उसकी सेल डीड रजिस्टर होगी, उसके अंदर जो एक्सपेंस लगता है स्टैम्प ड्यूटी, although it varies from state to state, but अमूमन it is approximately 6% of the property cost. Then there is a registration cost. Registration cost is over and above the stamp duty cost, and lot of time, and that's also a fairly large amount of money. 40-50 हजार रुपए के आसपास होता है, और इसको बहुत बार लोगों ने अपने कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं किया होता है। उसके बाद आप कौन सी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें किस तरह का इंटीरियर या रेनोवेशन का आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा। लॉट ऑफ टाइम्स buyers don't tend to budget it properly. The challenge they face is that they assume कि ये मैं करोड़ रुपए का घर खरीद रहा हूँ, मेरा इंटीरियर जो है 3 लाख में हो जाएगा। जब वो जाते हैं मार्केट में, पता करते हैं, दे रियलाइज कि नहीं, जिस तरह का इंटीरियर वो करना चाहते हैं उसकी कॉस्ट तो 10 लाख रुपए लगती है, 12 लाख रुपए लगती है। सो इंटीरियर्स आर डेफिनेटली, इन आवर एक्सपीरियंस, दे कॉस्ट एनीथिंग फ्रॉम 10 to 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। इट इज लाइक योर कार एक्सेसरीज। तो आप अगर इन एक्सेसरीज को लेना है, आपको अपना अच्छे से इंटीरियर करवाना है, वुडवर्क्स करवाने हैं, मॉड्यूलर किचन बनवानी है। एट टाइम्स इफ यू आर मेकिंग द I mean buying the house for shifting in as your settlement house, and you need to buy some furniture and all, you have to cater for all that, and that comes out to be a fairly large cost. Then is the cost related to जो at times aspect आपको बिल्डर नहीं बताता है। मेंटेनेंस सिक्योरिटीज, बिल्डर्स यूजुअली इधर पुट इट इन स्क्वायर फीट टर्म्स, या बोलते हैं बनने के टाइम कंप्लीट होने के बाद लेंगे, बट देना तो आपको पड़ेगा।
उसको आप पहले से कैलकुलेट करके चलें, और वो कॉस्ट जो है शुरू में आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट्स में भी नहीं लिखी होती है, because it is not directly a part of the property buying. So a lot of buyers they tend to ignore that cost. Maintenance security के अलग अलग नाम होते हैं, but point being that it is a handsome cost, anything from 1 to 3% of the property. Usually in NCR, builders declare it in terms of per square feet, 100 rupees per square feet, 150, 200, depending on the kind of builder and the kind of property. Then at the time of handover, especially from private builders, they ask for an advance maintenance. This is separate from the maintenance security, and this advance maintenance, depending on the builder, anything from 6 to 12 months. तो अगर आप मान लीजिए DLF का 3 बेडरूम का फ्लैट लेते हैं जिसका एवरेज मेंटेनेंस लगभग 9,000 रुपये है, बिल्डर अगर आपको हैंड ओवर कर रहा है, इट इज हाईली पॉसिबल कि वो 1 साल का मतलब 1,08,000 रुपये आपसे एडवांस चार्ज करेगा at the time of handing you over the possession. So you should have that kind of cash available with you. And why it is important to factor in these costs? Because most of the times your bank would not be open to financing these expenses for you. So if you have not catered for them, it can delay your possession. Then utilities, आपको शायद बिजली का मीटर अलग से लगवाना पड़ सकता है, depending on the state you are in. You might have to pay for a separate sewerage connection if you're buying one of those builder floors. So these kind of expenses which have not been made known to you, you should have a discussion with your seller at the time of entering into the selling agreement, not at the time of possession या registration वगैरह करने के बाद में नहीं. Then there are certain moving in costs. पैकर्स एंड मूवर्स, आप अपना सामान लेकर के कहीं से आएंगे, आपको कोई हाउस वार्मिंग करना है, आपको कोई पूजा पाठ करना है, ये सब कॉस्ट भी अगर आप आज से नहीं लेकर के चलेंगे तो लास्ट मोमेंट पर दे कैन एक्चुअली स्मॉल स्मॉल बिट्स दे ऐड अप टू अ बिग बिल. And then the ongoing cost. Ongoing cost is the changes in the maintenance schedule, maintenance cost of the property you're buying, and the changes in the EMI. You should, although these things they tend to get absorbed over a period of time, but still, if you are buying something with a special rate of interest कि आपने 2-3 साल का rate of interest अपने बैंक से कम करा रखा है to kind of reduce the impact of the EMI immediately, please make sure that you have prepared for it as and when the rate of interest is increased. ऐसे home loan schemes available होती हैं and clients do tend to opt for them. Important point is that most of the costs, stamp duty, GST, brokerages, legal fees, आपका bank loan का processing fees, all these things are expressed in terms of percentages. 4%, 5%, 1%, आधा %. Now, but आपको पे ये एब्सोल्यूट टर्म्स में करना पड़ता है. Therefore, at times, a human mind tends to overlook them. 3-4% होगा देख लेंगे, वो क्यूमुलेटिवली ऐड होकर के 20-25% कॉस्ट हो जाता है. तो आप अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, आपको लगभग 20 लाख रुपए तक एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है. और अगर आप 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उस बचे हुए 25 लाख पर भी आपको एडिशनल 2 से 2.5 लाख 4 लाख रुपए बढ़ जाता है. पॉइंट भी परसेंटेज के अंदर जो टर्म्स एक्सप्रेस की जा रही हैं, एक एक्सेल शीट पर उनको एब्सोल्यूट नंबर्स के अंदर डालें, so that you know the actual budget or the actual money you'll have to spend, and you're not surprised at a later stage by some kind of a hidden cost जो आपने सोचा नहीं था कि हो गया, because that can actually become a source of embarrassment or a lot of stress. आपको last minute कहीं से borrowing करनी पड़ सकती है. Then next is construction quality, and this is something I would say is one of the most important single factor which will determine the long-term returns of your property. आपका जो भी आप खरीद रहे हैं, चाहे वो दुकान है, चाहे मकान है, चाहे हाई राइज है, चाहे फ्लोर है, चाहे कोठी है, कुछ भी आप खरीद रहे हैं, इवन इफ यू आर बाइंग अ प्लॉट ऑफ लैंड, अगर वो एक अप्रूव प्लॉट ऑफ लैंड है तो वहां पर जो काम बिल्डर करके दे रहा है, वो लाइट्स लगा रहा है, what is the kind of construction quality which the seller or the builder is providing you? If it is a building, is it capable of withstanding the forces of nature, rain, sun, wind, earthquakes, etc.,
for a period of minimum 50 to 60 years without any repairs. I mean, okay, periodic rung rogan, etc. is one thing, but without any actual repairs. And after 60 odd years, can it withstand another 40 years with some maintenance carried out, some kind of a reinforcement carried out? And that is going to determine, that is the most important factor, much more important than the location of the property, then the brand name of the property, then the type कि आपने हाई राइज खरीदा, आपने लो राइज खरीदा, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी कैसी है. यू शुड pay a lot of attention to it, get into as much details as you can when you are assessing the property for purchase. Assess the quality of the construction by speaking to the builder's engineering team, not by the sales team. जहाँ तक हो सके assess the materials being used, किस तरह का सीमेंट यूज हो रहा है, कौन सा रेडी मिक्स कंक्रीट यूज हो रहा है, कौन किस तरह का सरिया यूज हो रहा है. Assess the contractor who is executing the job. Most of the times builders hire the third party contractors. उनका prior experience क्या है, उनके suppliers क्या है. So if possible speak to them and assess the finishes being done, because वो कितना पैसा finishes में लगा रहा है, उससे आपको आइडिया होगा कि वो कितना पैसा स्ट्रक्चर में लगा रहा है. If possible, go through these structural designs. All these things will help you in determining the quality of construction, which is going to make sure over a period of time that if you are staying in that property, and whether you are staying or your tenant is staying, one and the same thing, any human being who is staying or using that property, even if it is a commercial property, then the stay or the usage is comfortable, least hassles. Overall ownership over the period of the lifetime of the property is going to, the ownership cost is going to remain low if it is a well constructed property, and you are going to pay less over maintaining the property. So initially अगर आपको कोई थोड़ा सा महंगा भी खरीदना पड़ता है, that's okay if the construction quality is commensurate to the money you are paying. So you should pay very fine eye to detail to understand the construction quality. जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, this factor is going to itself pronounce the importance it has and would be one of the most important aspect in determining the return you obtain on this particular investment. Next, location या size. ये वाला बड़ा जबरदस्त एक चर्चा रहती है. आप जब घर खरीदना चाहते हैं, स्पेशली व्हेन यू नो, बिकॉज आपके उस वक्त में जो फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड होते हैं वो क्या होता है कि मेरा ऑफिस कहाँ पर है, मुझे कहाँ काम के लिए जाना पड़ता है, कौन सा मेट्रो स्टेशन पास है, कौन सा मेरा कहाँ से मुझे कैब मिलती है, यू नो दोस काइंड ऑफ फैक्टर्स. द पॉइंट इज दैट यू वांट टू बी एज क्लोज टू द सिटी सेंटर और द प्रेजेंट occupied or populated areas as possible. The result is that you end up buying smaller sizes because वहाँ पर per square foot rate ज़्यादा होता है. But now, and I'll be making some statements here which is to reframe this problem in a different way. You live inside the house, so size is what you live inside. Location is what you live out, what you use outside, or basically to say you commute to work or you go to other places. आपका घर जहाँ भी है वहाँ से लोकेशन ये डिटरमाइन करता है कि आपके बाहर के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ में आपका कंफर्ट या रिलेशनशिप कैसा है. आपके घर का साइज ये डिटरमाइन करता है कि आप उस घर के अंदर जो है वो रहते हैं तो आपको कितना कंफर्ट है. एंड इन माय लास्ट 15 years of experience, I have realized over a longer period of holding, say if you're buying a property which you'll hold for 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 25, 30 years, especially if it is a property in which you will reside or if it is a property in which you will run your business, आप अपना खुद का व्यापार करना चाह रहे हैं, and unless until it is a retail oriented business, तो आपका जो size of the house है, that is going to be more important and that is going to reap you more benefits as compared to the location. And why I say that is because location is a dynamic factor. वो बदलता रहेगा.
आज आप एक शहर में हैं, मैं गुड़गांव का एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्स लोकेशन में ज़्यादा लोग हैं तो उसकी आज पूछ ज़्यादा है वहाँ पर। जैसे सदर्न पेरिफेरल रोड को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बिकॉज इट इज़ नेक्स्ट टू सोना रोड, नेक्स्ट टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, वहाँ पर लोग ज़्यादा हैं। सो उसको आज इन डिमांड कहा जाता है। न्यू गुड़गांव में पीछे वाले सेक्टर्स में जाते हैं वहाँ पर डिमांड कम रहती है बिकॉज पीपल फील कि यहाँ भी लोग कम है। अदर देन दैट there is no other difference. The kind of human beings which are living there are the same. The size of the house is not going to change after 10 years. अगर आज मैंने 2000 स्क्वायर फीट का घर खरीदा उतने ही पैसे में न्यू गुड़गांव में, विजिबी मैंने 1200 स्क्वायर फीट का घर खरीदा सदर्न पेरिफेरल रोड पर, आज से 20 साल बाद ये 2000 स्क्वायर फीट का घर न्यू गुड़गांव में 2000 स्क्वायर फीट रहेगा, सदर्न पेरिफेरल रोड पर 1200 स्क्वायर फीट का घर 1200 स्क्वायर फीट रहेगा, लेकिन मेरी लोकेशन 20 साल बाद चेंज हो जाएगी। न्यू गुड़गांव में भी उतनी ही रौनक आ जाएगी और एसपीआर जो है वो उस स्पीड से नहीं बढ़ पाएगा। सो स्पेस इज अ फैक्ट, द स्पेस ऑफ द हाउस you occupy or you buy is a fact. Location is a perception, and the perception will continue to change. The perception will continue to change with improved external infrastructure and with the fact that more roads would be there, more uh, commercial activities would be there, more hospitals would be there, more schools would be there. There would be new metro stations coming up, but the fact that your house, the size of your house will remain what it is. Therefore, our recommendation to our clients is that whenever buying a property in the short term, don't bother कि मेरे को 10 किलोमीटर इधर जाना पड़े, 15 किलोमीटर उधर जाना पड़े। आपको ऑफिस के लिए कम्यूट करना है, 30 की जगह 40 मिनट कर लिया, आज फर्क नहीं पड़ता है। बट उस घर में जिसको आपको रहना है, जिसमें आपके परिवार को रहना है, उस घर का साइज आपके कंफर्ट, आपके ईज, आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी उससे ज़्यादा डिटरमाइन करेगा कि वो घर एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। So location is actually a overrated concept and it is a marketing narrative. मैं इसमें एक स्टेप और आगे जाऊंगा। अब आपने फाइनलाइज कर लिया कि मुझे फ्लैट खरीदना है, इस प्रोजेक्ट में खरीदना है, वहां भी जो कमजोर लोकेशन है उसको आप चूज कीजिए, आप सस्ता खरीद पाएंगे। अगर हायर फ्लोर सस्ते मिलते हैं, हायर फ्लोर सस्ता खरीदिए। साउथ फेसिंग, मुझे धूप चाहिए, सर ऐसा कोई फ्लैट नहीं होता जिसमें कहीं जीरो धूप आती है, किसी में कम आती है, किसी में ज्यादा आती है। बट अगर मेरे को एक फ्लैट दूसरे कंपैरिजन में 10 लाख सस्ता मिल रहा है या मैं थोड़ा बड़ा फ्लैट खरीद पाता हूँ चाहे उसमें धूप कम आती है, इट इज ओके। अ balcony facing a EWS society, how does it make a difference? You don't live on the balcony. balcony में आप पूरा दिन में शायद 15 मिनट नहीं खड़े होते, बट अगर आपका घर बड़ा है, अगर आपका ड्राइंग रूम बड़ा है तो वहाँ आपको ज्यादा कंफर्ट मिलता है। सो लोकेशन को डिटरमाइन कीजिए परसेंटेज ऑफ यूसेज से, आप कितना परसेंट उस लोकेशन को यूज करें, और उसके बाद उसको वेट कीजिए साइज से, बिकॉज साइज इज व्हाट यू विल एक्चुअली यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आपका वार्डरोब बढ़ जाएगा, आपका फर्नीचर बढ़ जाएगा, परिवार बढ़ता है। और उस वक्त में अगर आपने आज कॉम्प्रोमाइज करके 2.5 कमरे का घर लिया, जबकि आपकी एक्चुअल जरूरत भविष्य में शायद 3 साढ़े 3 कमरे के घर की होगी जिसमें स्टोर रूम भी होना चाहिए, वो चुभेगा, वो चुभेगा। एंड एवरी टाइम यू डू अ ट्रांजेक्शन इन रियल एस्टेट, द कॉस्ट आर अराउंड 10%, 12%, which is simply the cost of registration, stamp duty, brokerages, legal fee, etc. So आप कहीं भी आज प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कम से कम 1 से 1.5 साल के एस्केलेशन तो आप खरीदते ही कंज्यूम कर जाते हैं। So frequent transactions or frequent changing of property is not going to help you. Therefore, if today you are to determine between a location which is 10 kilometers away, take a leap of faith. वहां भी लोग रहते हैं, आप भी रह पाएंगे। जरूर तकलीफ होगी शुरू में, कम्यूट करने में थोड़ा सा परेशानी होगी, वो परेशानी ईज हो जाएगी। बट जैसे जैसे जगह पे रौनक आती जाएगी, आपका बड़ा घर आपको आने वाले समय में ज्यादा सुख देगा, आपका परिवार उस घर के अंदर ज्यादा अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाएगा। नेक्स्ट इज एसेस द प्रोजेक्ट एज अ बिल्डर। ये किस लिए जरूरी है? ताकि आप, खासकर इट इज मोर इम्पॉर्टेंट इन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं जो 3 4 5 साल में बन के तैयार होगा, सो आप ये एसेस करें कि अगर मुझे ये घर खरीदना बनाना पड़े, मैं बिल्डर हूँ, डिलीवरी जिम्मेवारी किसकी है? बिल्डर की है। एज अ रिटेल बायर आपकी जिम्मेवारी तो पैसा देने की है, वो आप सुनिश्चित कर लेते हैं कैसे? आपने अपना
जो इक्विटी लगाना है वो आप लगाते हैं, बैंक का लोन लेते हैं, बैंक लोन तभी देता है जब आपने अपना पार्ट पूरा कर दिया है। सो आपकी जिम्मेवारी पैसा देने की है, वो आपने अपनी कैपेबिलिटी को डिटरमाइन कर लिया है, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। नाउ कम्स द अदर पार्टीज डिलीवरी, बिल्डर जिसको वो बना के देना है, और आज बना के नहीं देना है। अगर आप रेडी टू मूव ले रहे हैं तो इस वाले फोर्थ एस्पेक्ट की जरूरत थोड़ा कम हो जाती है, लेकिन अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ले रहे हैं, यू हैव टू नाउ असेस द बिल्डर्स कैपेबिलिटी। सो अज्यूम दैट यू आर दैट बिल्डर, आप वो बिल्डर हैं और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना पड़े, तो आप सबसे पहला सवाल ये पूछिए कि अगर मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा तो मेरे को इसका एवरेज प्राइस क्या मिल जाएगा। उस एवरेज प्राइस में से मैंने लैंड का ऑलरेडी कितना दे दिया है, मुझे कंस्ट्रक्शन करने में कितना पैसा लगेगा, रफ एस्टिमेट भी करने से आपको फायदा होगा, ये एक्सरसाइज करने से फायदा होगा। इस लोकेशन पे इस प्रोडक्ट को मुझे 500 यूनिट बेचने में कितने समय में बेच पाऊंगा, उसमें से कितना मुझे पैसा, क्या पेमेंट प्लान्स में ऑफर कर रहा हूँ पब्लिक को जिससे मुझे पैसा आएगा, और मैं कितने समय में, अगर मेरी ये एवरेज सेल्स नहीं हुई तो मैं पैसा कहाँ से डिटरमाइन करूंगा। सो उससे क्या होगा, बहुत सारा सेल्स नैरेटिव को, जो आपको मार्केटिंग और सेल्स नैरेटिव मेरे ऐसे लोग समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा बिल्डर है जी, बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको बहुत फायदा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको आप फिल्टर थ्रू कर पाएंगे। योर फैक्ट्स विल हेल्प यू डिटरमाइन दैट, or rather to say, this rough estimation will help you determine the amount of risk which is present there in the project, and then by basis that you'll be able to determine whether you should proceed with making the purchase in an under construction project or not. बिल्डर की सेल्स एंड इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज कितनी है, इसके पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर इसने किस तरह का काम किया है, ये आप जब खुद आप सोचे मैं बिल्डर हूं तो मैंने जो पुराने प्रोजेक्ट्स में सेल्स एंड इंजीनियरिंग किया, उसके बाद मैंने कितने सुधार किए, आप जब बिल्डर बन करके उस प्रोजेक्ट को देखने लगेंगे, सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो आपको बिल्डर के लेंस से वो दिखेगा और आप अपना उस प्रोजेक्ट का रिस्क असेसमेंट कर पाएंगे, बेसिस विच आप ये डिटरमाइन कर पाएंगे कि ये प्रोजेक्ट आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। ये फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू असेसिंग द प्रोजेक्ट्स व्हिच आर स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन। प्लीज डू नॉट ignore this point and do not get into a high pressure sales tactics कि सर बहुत अच्छा बिल्डर है आप खरीद लो, बहुत अच्छी लोकेशन है, all those things लॉन्ग रन में अनइम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर आपने एक गलत डिसीजन ले लिया। फिफ्थ एंड द फाइनल पॉइंट, एंड आई हैव केप्ट दिस फाइनल because it is the most important and I want you to go back with this final thought, especially if you are buying something which is under construction। ये फैक्ट आपको किसी भी कानून से, किसी भी रेपुटेशन ऑफ द बिल्डर से, किसी भी तरह के टेक्निकल एनालिसिस, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है जो आपके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी को इंश्योर करता है। गेम सारा पैसे का है, इट्स ऑल अबाउट मनी। आपकी जेब से पैसा बिल्डर की जेब में ट्रांसफर हो रहा है या आपकी जेब से पैसा सेलर को जा रहा है। सोचना ये उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में आपको कुछ नहीं मिलता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी आपको राइट्स मिलते हैं। उस राइट का आज की डेट में लिक्विडेशन क्या है, यू हैव टू मैच दैट। तो अगर आपने पॉइंट 4 अच्छे से किया है, बिल्डर की कॉस्ट को समझने की कोशिश करी, उसको ब्रेक डाउन अच्छे से किया है, अगर आपने ये एस्टिमेशन लगाया है कि यहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, अगर मैं बिल्डर बनूंगा कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है, मेरे को अप्रूवल्स में कितना टाइम लगेगा, मेरे कॉस्ट ऑफ अप्रूवल्स कितने हैं, मेरा को अर्थवर्क करने में कितना कॉस्ट ऑफ टाइम लगेगा, सिविल स्ट्रक्चर तैयार करने में कितना टाइम लगेगा, फिनिशिंग्स करने में कितना टाइम लगेगा, कंप्लीट करने के बाद में फाइनल अप्रूवल्स लाने में कितना टाइम, अलग अलग पार्टीज के कितने ड्यूज हैं जो मुझे समय समय पर पे करने पड़ेंगे। अगर आपने बिल्डर की साइड से कॉस्ट एस्टिमेशन, रिस्क एस्टिमेशन सही किए और अब आप समझते हैं कि मुझे इसके बदले में बिल्डर को कितना पैसा देना है और उसके बाद वहां कितना काम होता रहेगा, तो आप अपने रिस्क, योर रिस्क इज द मनी यू पे टू द बिल्डर, द मोर यू पे द मोर रिस्क यू आर टेकिंग अप, द मोर चैलेंजिंग योर सिचुएशन बिकम्स। फिर भी आपको वहां पर कितना अधिकार मिल रहा है, मतलब आज बिल्डिंग में कुछ भी नहीं मिल रहा है, आपने अगर वहां पे उसको 20% पैसा दिया, क्या कॉस्ट ऑफ लैंड 20% है, अगर है तो आप सेफ है। बिल्डर भाग सकता है,
प्रोजेक्ट 10 साल के लिए अटक सकता है, आपका पैसा सेफ है बिकॉज वहां जमीन का ही पैसा 20 से ज्यादा परसेंट था और आपने 20%। सिविल कंस्ट्रक्शन हो गया है, सिविल कंस्ट्रक्शन होने में प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 45% लगता है ओवरऑल। आपने कितना दिया है, आपने 55% दिया है तो आपका 10% एक्सपोजर ज्यादा है, आपने 35% दिया है तो आपका 10% एक्सपोजर कम है। इसका मतलब अब आप सेफ, प्रोजेक्ट फंस सकता है, रेरा के होते हुए भी प्रोजेक्ट फंस सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है, नो प्रॉब्लम। योर एक्सपोजर इज लेसर देन व्हाट otherwise has been delivered on ground and you have a right as a agreement of the party to the project। तो वो 10 साल भी अटक गया, 20 साल भी अटक गया, यू हैव स्टिल क्रिएटेड एन एसेट। उस एसेट की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिख रही होगी, कैश फ्लो नहीं दिख रहा होगा, बट आपको नुकसान नहीं होगा। आप इन दैट केस दूसरा प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, आप अपने रहने का प्रॉब्लम वहां से सॉल्व कर सकते। बट इफ यू हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द राइट पेमेंट प्लान, if you have not understood the builder cost properly at step 4, if you have not opted for the right payment plan, then you are exposing yourself to this। और इसमें एडवाइस यही रहेगी कि आप बिल्डर की कॉस्ट से एक दो कदम पीछे रहें। अगर उसने 60% पैसा लगाया, आपकी सेफ्टी है 50%। उसके बाद में उसके ब्याज के थ्रेट से एटसेट्रा एटसेट्रा थ्रेट से मत करें। पेमेंट प्लान ऐसे ऑप्ट करें जहां पे कि सेफ्टी आपके हक में रहती है, आपका पैसा कम लगता है, प्रोजेक्ट पर काम उससे ज्यादा हुआ है, वहां पर बिल्डर का या बाकी पार्टीज का पैसा ज्यादा, तब आप सेफ हैं। आप रेरा से सेफ नहीं हैं, आप बिल्डर की रेपुटेशन से सेफ नहीं है, आप अपने पैसे के एक्सपोजर से सेफ है। बाकी चीजें तो बाद में आती है, सबसे पहले आपकी जेब से पैसा। सो सेफ गार्ड दैट थिंग। These 5 points you keep in mind. Most of the times you will make profitable and beneficial purchases in real estate. And I am going to stop this presentation now. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind.